अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ नम्स यूएचएस के पास पेपर एक अच्छी एक्सप्लेनेशंस के साथ और एक अच्छे जो पास्ट पेपर्स के आपको रेफरेंस भी दिया जाएगा कि ये जो एमसीक्यूज़ है ये पिछले साल में नम्स के किस ईयर में और किस साइंस में पूछा गया। तो ये आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो नम्स यूएचएस ईटा का 2020 का टेस्ट देना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उन सब अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जो नम्स और यूएचएस इन डिटेल 2020 में अपीयर होना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले अगर हम फिज़िक्स की बात कर रहे हैं तो फिज़िक्स के अंदर आपके पास टोटल 40 एमसीक्यूज़ होंगे और वो जो 40 एमसीक्यूज़ होंगे उसमें से आपका काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है और कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल होता है। आज के इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में हम आपके साथ न्यूमेरिकल और जो थ्योरी पोर्शन है वो दोनों चीज़ें कवर अप करेंगे, इसलिए आपने इस वीडियो को केयरफुली और ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है फिज़िक्स का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आती है बर्नौली इक्वेशन। कि बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, उसके मुताबिक जो उसका कॉन्सेप्ट है और जो उसकी इंपॉर्टेंट रिलेटिविटीज़ होंगी वो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। अब सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि बर्नौली इक्वेशन द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी समराइज इन द फॉलोइंग मेमोरेबल वर्ड इक्वेशन स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर। तो इसके अंदर जो बर्नौली के अंदर जो उनसे दो चीज़ें होती हैं, एक स्टैटिक स्टैटिक मतलब पता है जो रेस्ट पे होता है, और डायनामिक मतलब पता है दैट इज़ इन मोशन। डायनामिक प्रेशर वो दोनों जो उनसे होते हैं ना इक्वल होगा टोटल प्रेशर के। ठीक है, जो और हर एवरी पॉइंट इन अ स्टेडीली फ्लोइंग फ्लूइड रिगार्डलेस ऑफ द फ्लूइड स्पीड एट दैट पॉइंट हैज़ इट्स ओन यूनिक स्टेट प्रेशर पी एंड डायनामिक प्रेशर क्यू। तो हर वो पॉइंट जो स्टेट में होगा उसका एक अपना जो सा होगा कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है और उसका डायनामिक प्रेशर क्यू भी हो सकता है। उसके अलावा जो सा होता है व्हाट इज़ वी इन बर्नौली इक्वेशन। अगर हम बर्नौली इक्वेशन की इक्वेशन पर फोकस करें उसके अंदर एक टर्म होती है वी। व्हाट इज़ दिस वी? फॉर एन इनलेट ट्यूब एरिया। अगर आप लेट्स सपोज आपके पास एक पाइप है एरिया जिससे आप लोग वाटरिंग कर रहे हो, लाइक उसमें पानी आ रहा है, अगर आप उसको स्टडी करते हो, अगर उसका इनलेट ट्यूब जहाँ से पानी इन हो रहा है उसका एरिया A1 आप कर देते हो। ठीक है, और ज्योमेट्री इसका फ्लो लीड्स टू एन इफेक्टिव फ्लड विद वेलोसिटी ऑफ v1। इसकी वेलोसिटी पानी की जो इसके अंदर फ्लड के अंदर ये जो v है आपको मैं बता दूं, ये जो वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है, पानी का जो पाइप के अंदर मूव कर रहा है। सिंस द बर्नौली इक्वेशन इंक्लूड्स द फ्लड पोटेंशियल एनर्जी हैज वेल द हाइट ऑफ द इनर ट्यूब स्पेशली हैज h1 सेंटीमीटर। बिकॉज इस टॉपिक के अंदर आपको जस्ट बर्नौली इक्वेशन के जो इंपॉर्टेंट जो रिलेटिविटीज होती हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, दैट इज यूज इन दैट इक्वेशंस और टर्मिनोलॉजीज और हम आपके सामने अच्छी तरह एक्सप्लेन आपको किए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो ड्रैग फोर्स होती है, ड्रैग फोर्स क्या होती है और उसकी एग्जांपल क्या है, ये आपके साथ आज हम एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग इसको केयरफुली सुनिएगा। ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टेंस फोर्स कास्ड बाय द मोशन ऑफ द बॉडी थ्रू अ फ्लूइड। कहते हैं जो ड्रैग फोर्स होती है एक ऐसी फोर्स होती है जो कॉज की जाती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब वो मूव कर रहा था उसको रेजिस्ट करने के लिए, लाइक कोई एयर है, वाटर है, कोई भी चीज़ जो उस चीज़ को रेजिस्ट कर रही होती है, उस फोर्स को हम लोग बेसिकली ड्रैग फोर्स बोलते हैं। और ड्राइव फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द। अच्छा, और इसकी डायरेक्शन पेपर में आप लोगों से नम्स के पेपर में पास पेपर में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ड्रैग फोर्स व्हेन सम बॉडी मूव। तो आपने कहना है कि ड्रैग फोर्स मोशन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इसकी जो मोशन होती है कोई भी जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसके अगेंस्ट होती है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग ड्रैग फोर्स बोलते हैं। This is the relative velocity between the body and the fluid. The drag force D exerted on a body traveling through a fluid is given by जस्ट एग्जांपल्स आप लोगों को दिया। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एयर रेजिस्टेंस इज एन एग्जांपल ऑफ द ड्रैग फोर्स व्हिच इज फोर्स दैट ऑब्जेक्ट्स फील व्हेन दे मूव थ्रू अ फ्लूइड लिक्विड और अ गैस। सिमिलर टू द काइनेटिक फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स इज reactive because it only exists when the object is moving and it points in the opposite direction। तो गाइस ड्रैग फोर्स का आप लोगों के साथ कंसेप्ट शेयर किया गया कि इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके अलावा उसने एग्जांपल दी है लाइक एयर की। अगर आप एरोप्लेन की एग्जांपल ले लो, जब एरोप्लेन मूव कर रहा होता है एयर में तो उसकी जो मोशन होती है, लाइक आपने समटाइम्स नोट किया उसके जो विंग्स होते हैं वो अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, दैट इज बिकॉज द ड्रैग फोर्स इज एक्टिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ दैट एरोप्लेन। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स की थोड़ी सी कंसेप्ट और आप लोगों को इसकी एग्जांपल बताइए। अब हम चलते हैं व्हाट इज़ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप लोगों को फोर्स और ग्रेविटी का रिलेशनशिप और इनका कंसेप्ट आप लोगों को समझाया जाएगा। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी में ये होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मास एंड द अर्थ इज ऑब्जेक्ट्स वेट्स। जो हमारे पास जो टोटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना हमारे पास बेसिकली, तो उसमें हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास ये हो रहा होता है कि ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मैसेज।
तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बिटवीन अ मास, यानी किसी भी चीज़ का जो मास होता है एंड द अर्थ ऑब्जेक्ट्स मास, मास इज कंसिडर्ड अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स inertia and its weight in the force exerted on the object in a gravitational field on the surface of the earth. The two forces are related by the acceleration due to gravity. तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इक्वेशन बिटवीन द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज F इक्वल टू एम जी। फोर्स क्या है F और ग्रेविटी क्या आपकी जी, तो एफ एंड जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जितनी आपकी ग्रेविटी इंक्रीज करती है उतनी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्रीज करती है। तो ये आपको रिलेशनशिप बेसिकली हम लोगों ने बताना था। उसके बाद एक चीज़ आती है व्हाट इज़ मेंट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक चीज़ होती है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन एक चीज़ होती है व्हाट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये समथिंग डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसमें ग्रेविटी इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू मैसेज। तो इसमें आप लोग ये कह सकते हो जो ग्रेविटी होती है ना, ये एक ऐसी फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। एक ऐसी फोर्स होती है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान या दो पार्टिकल्स के दरमियान, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो ग्रेविटी इज़ नॉट जस्ट द अट्रैक्शन, एंड ये जैसे एक अट्रैक्शन ही बल्कि बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, एंड इट इज़ एन अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। ग्रेविटी आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट लिमिटेड चीज़ों के लिए, ये हर एवरी चीज़ के लिए ग्रेविटी मौजूद है। हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसमें ग्रेविटी ज़रूर मौजूद होती है। उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो व्हाट इज़ अर्थ ग्रेविटी, अर्थ होती है इसकी ग्रेविटी क्या है। इसमें तीन चीज़ें आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाएंगी। इसके लिए तीन पैराग्राफ हम लोगों ने स्लाइड में मेंशन कर दिए हैं, आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ डिनोटेड बाय जी इज द नेट एक्सेलरेटेड दैट इज इम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ होती है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक कंबाइंड इफेक्ट ग्रेविटेशन का होता है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल आपकी फोर्स होती है। सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है दिस रिजल्टिंग फोर्स इज द ऑब्जेक्ट्स वेट। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये बेसिकली डिपेंड कर रही होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर। द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू द जी, और जो इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू जी होती है, इनिशियल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी। गाइस इसके अंदर जोन सा आपको ग्रेविटी की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, जिसका आप लोगों ने इसको बार बार इसको देखें ताकि आप लोगों को इसकी समझ में आए। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कार्ड। अच्छा, एक टॉपिक है जो अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन हम इसको कहते क्या हैं, व्हाट इज़ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कार्ड। ग्रेविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेज इन दिस यूनिवर्स एंड ऑब्जेक्ट विद मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स नोन एज वेट। अच्छा गाइस, कह रहा है कि जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है ना, हम इसको ये कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम ये है फोर्स नोन एज वेट। यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट होती है जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है, महसूस करती है, उस फोर्स का हम लोग बोलते हैं फोर्स, जिसका दूसरा नाम आप लोग वेट भी बोलते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है। उसके अलावा अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, नम्स के पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो ग्रेविटी है ये क्या कोई एक रियल फोर्स है या अपरेंट फोर्स है, तो इसका आंसर मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोगों ने कहना है ग्रेविटी इज मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्ड बाय द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि रिलेटिविटी है जो आप लोगों का हमने पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, जिसमें एक बॉडी मूव कर रही होती है, लाइक लेट्स सपोज एक कार का ड्राइवर होता है, जब कार मूव करती है ड्राइवर को फील कर रहा होता है वो खुद ही मूव कर रहा है, लेकिन इन रियलिटी ड्राइवर इज एट रेस्ट, ओनली द कार इज मूविंग। इस चीज़ को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है। तो जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है वो आपकी इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डिराइव किया गया था। वी डिस्क्राइब दैट ग्रेविटी नॉट अ फोर्स। इस चीज़ को लिख लें अपने पास, नोट ऑन कर लें, ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ फोर्स बट हैज अ consequence ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्पेस टाइम कॉज्ड बाय एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज। अगर तो उसमें ऐसे सिनेरियोस हो जाते हैं किसी भी सीन के अंदर या किसी भी सिनेरियो के अंदर जिसमें जो मैसेज होते हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उस केस में आप लोगों की जो ग्रेविटी होती है ना वो इन्हेंस या कॉन्सिक्वेंस कर सकती है, नतीजा कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के किस पॉइंट पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है, ये भी पेपर में समटाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर ये ग्रेविटी स्ट्रॉन्गेस्ट एट द अर्थ सर्फेस, ठीक है, एंड इज वीकेस्ट एट द अर्थ कोर। जो अर्थ का जो पॉइंट है ना, जो कोर वाला पॉइंट है, उसमें जो ग्रेविटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होती है वो पूरे अर्थ की जो मेन सर्फेस है उस पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस चीज़ को आप लोग नोट ऑन कर लें। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री के हमारे पास टोटल जो से एमसीक्यूज होंगे वो 60 एमसीक्यूज होंगे। वो सारा फार्मूला बेस्ड भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, केमिकल इक्वेशन बेस्ड भी हो सकते हैं। तो फ्यू जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पास पेपर में भी आते रहे हैं और नम्स के आने वाले टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आज हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला एक लाइम के आप लोगों को से ना पेपर में यूजेस पूछे जा सकते हैं। लाइम के दो किस्म के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो ये एग्रीकल्चर यानी कि ज़राअत के सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरा ये इंडस्ट्रीज़ में हमारी फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन हम पहले एग्रीकल्चर ज़राअत का देखते हैं कि वहाँ पर लाइम का क्या इस्तेमाल है, ठीक है। तो गाइस वहाँ पर लाइम यूज़ होता है, जो आपकी साल्ट होती है, अगर आपकी जो एसिडिक साल्ट्स हैं आपकी फसलों के अंदर मौजूद है, उससे आपकी फसल ख़राब होती है, तो उस एसिडिक साल्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी कि उनका इफेक्ट जीरो करने के लिए
आप लोग वहाँ पे लाइम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी रूट होती है, जो आप लोगों की फसल है, वहाँ पे आपने अगर अपने जो रूट्स है उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, इसी तरह अगर आपने रूट सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करनी है, आपके जो ग्रोथ है, लीफ की पत्तों की जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करना है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, आप कुछ अगर आपके पौधों में, अगर आप लोगों की फसलों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो आप लोगों की जो प्रोडक्ट है, लाइक जो भी आप क्रॉप बना रहे हो, तो वो इतनी एफिशिएंट या इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होगी। तो अगर आपने कैल्शियम की डेफिशिएंसी या लीफ की ग्रोथ या रूट सिस्टम को या एसिडिक साल्ट को न्यूट्रलाइज करना, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका वहाँ पे लाइम का इस्तेमाल होना ज़रूरी होता है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो लाइम इंडस्ट्रीज़ में कैसे इस्तेमाल होता है, गाइस इंडस्ट्रीज़ में लाइम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हाँ, आप लोगों के इवन हर घर के अंदर जो सा ग्लास और पेपर मौजूद होता है। पेपर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग अपने लिखने के लिए, स्टडीज़ के लिए पेपर यूज़ करते हैं, ऑफिस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। इसी तरह जो ग्लास होता है, हर हाउस होल्ड पार्टिकल्स यानी कि किचन्स में, ये किचन वेयर्स में ग्लास यूज़ होता है। तो इसके अलावा जो आप लोगों की विंडोज़ में जो ग्लास होता है वो भी लाइम का इस्तेमाल होता है। तो लाइम के सबसे ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट यूज़ ग्लास है और पेपर। अगर लाइम ख़त्म हो जाता है इस दुनिया से, तो आप लोगों का पेपर और जो ग्लास है उसका